हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। और इसके अंदर हम हाफ अ पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर उनके आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स की आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे फर्दर मेटलर्जी का पोर्शन। सो What is metallurgy? Metallurgy का मतलब होता है right from ore to the refined product। ठीक है, मेटल कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे, उसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है, फिर उसमें से उसकी ओर कैसे क्लीन निकाली जाती है, ओर निकालने के बाद उस ओर को फर्दर मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस मेटल को फर्दर रिफाइन कैसे किया जाता है, राइट टिल द रिफाइंड प्रोडक्ट इज द प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी। चलिए, तो मेटलर्जी बिगिन करने से पहले हमें मेटल्स का नेचर समझना जरूरी है कि मेटल्स किस तरीके का नेचर होता है उनका और कितने तरह के मेटल्स होते हैं। तो उस हिसाब से मेटल्स के ऊपर आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उस प्रोसेस में से फिर आप डिसाइड करते हैं कि किस मेटल पे आप कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम मेटल्स। आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो कई बार देख ली, राइट आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो बहुत बार देख ली। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। किस पर्सपेक्टिव से कि किस तरह के कंपाउंड्स में हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं और फिर हम किस तरह की उस पर टेक्निक अप्लाई करेंगे उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चलिए, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का हमें काम नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, बस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक बार दिखाना था कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की इमेज है, राइट। देखिए, एक है वो मेटल्स लो लाइंग मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे मेटल्स पाए जाते हैं वो मेटल्स हमने कैसे डिसाइड करी थी रिएक्टिविटी सीरीज? एज वी मूव डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सो जो सबसे नीचे मेटल्स हैं वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या हैं? सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो रिएक्शन नहीं करते इसलिए नेचर में वो कैसे मिलेंगे? किसी जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो नेचर में कैसे मिलेंगे हमको? नेटिव स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में या एलिमेंट्री स्टेट। मतलब गोल्ड हमें किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, गोल्ड हमें एज इट इज मिल जाएगा, गोल्ड मेटल के फॉर्म में। सिमिलरली सिल्वर भी ज्यादातर केसेस में हमें ऐसे ही मिल जाता है, कुछ केसेस में किसी कंपाउंड किसी और में मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं, कॉपर की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, तो ये मेटल्स कैसे हैं? कॉपर के बाद हम यहाँ पे मर्क्यूरी की बात कर सकते हैं साथ में। तो ये मेटल्स कैसे हैं? ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या लेस रिएक्टिव मेटल्स को कहेंगे हम, ठीक है। सो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़े से रिएक्शन, कुछ एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन से तो सब रिएक्शन कर लेते हैं, राइट। उसके ऊपर आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखिए ऊपर चलते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो अब आ जाएगी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज। ये वो एलिमेंट्स होंगे जो कि एल्यूमिनियम के बाद से लेके कॉपर के पहले तक यानी कि लेड तक, ये वो मेटल्स हैं जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। सबसे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल्स से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लिथियम पोटेशियम से लेकर के कहाँ तक? एल्यूमिनियम तक। वो सारे मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव है, जो सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। तो अगर आप रिएक्टिविटी समझ गए हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, हेंस दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। तो हमको कैसे मिलेंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो लो लाइंग मेटल्स जो हैं वो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड। अब देखिए, कॉपर एंड सिल्वर जैसे ही हम यहाँ बढ़े, ऊपर बढ़े, नीचे वाले सब मेटल्स फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। कॉपर एंड सिल्वर जैसे ही ऊपर बढ़े तो क्या हुआ? फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड। यानी कि ये मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स जिनको हम कह रहे हैं, ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं हमको या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं हमको या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं। अब सीधे बात करें द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज,
top of the activity series are so reactive that they are never found. इतने ज्यादा reactive हैं कि वो कभी भी free state में हमको नहीं मिल सकते. So वो हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें combined state में मिलेंगे हमेशा. They are always found in combined state. और किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, right? किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. Always, I hope ये कलर दिख रहा हो आपको. Always found in combined state. ठीक है, ये इसकी हमें कलर चेंज कर देती हूँ. ये हमें क्लोराइड्स के फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल सकता है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. क्यों? क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं. हर तरीके के एनायन से ये रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. अब देखिए मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी है? ये वाली, यहां तक. ये कॉपर नहीं, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. एल्यूमिनियम के बाद से, एल्यूमिनियम के बाद से मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव. मिडिल में है, मॉडरेटली रिएक्टिव है. दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. तो ये हमको ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. किसमें? ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के. अब देखिए ये मिडिल में है. ठीक है, तो मिडिल में है, मॉडरेटली रिएक्टिव है. तो इनके हमें नीचे वाले कौन से किस में मिल रहे थे? सल्फाइड एंड ऑक्साइड में मिल रहे थे. ऊपर वाले किस में मिल रहे थे? हर किसी के साथ कंबाइन कर रहे थे. किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. लेकिन मिडिल वाले हमको किस में मिलते हैं? मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल किस में मिलते हैं हमको? ऑक्साइड में, सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, तो okay, so you will find that ores of many metals are oxide. Yes, और इसीलिए हम ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस. Why? Because they are ore producers, right? This is because oxygen is very reactive. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है. ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एंड अर्थ क्रस्ट में काफी अबंडेंट है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, this activity series has been classified as 3 parts: low reactivity, medium reactivity and high reactivity. Okay, so high reactivity. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम समझते हैं मेटलर्जी कैसे बिगिन करेंगे. सो डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मटेरियल, ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी. अब वो क्या टेक्निक्स है? देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप ओर जो है उसको क्या करेंगे? उसकी माइनिंग कराएंगे. माइनिंग कराने के बाद आपको क्या मिलेंगे? आपको क्या मिल जाएंगे? आपको ओर के साथ बहुत सारी और इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी. फिर आप क्या कराएंगे? ओर का कंसेंट्रेशन कराएंगे. पहले आप ओर को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कराएंगे. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. ठीक है, इसके बाद आप क्या कराएंगे? ओर का कंसेंट्रेशन कराएंगे. यानी कि अब देखिए और जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिली है उसके साथ इम्प्योरिटीज भी तो प्रेजेंट होंगी. ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ और हमें क्लियर क्लीन और मिल गई है. नो, उसके साथ बहुत सारे और दूसरे मेटल्स, रिएक्टिविटी के मेटल्स प्रेजेंट होंगे. उसके अलावा उसमें और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं. तो उनको क्लीन कराना इज कॉल्ड एज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. तो आप इस प्रोसेस के बाद क्या कराएंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कराएंगे. अभी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कराने के कुछ मेथड्स हैं. मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको एन्यूमरेट कर देती हूँ. ठीक है, अगर डिफरेंस इन डेंसिटीज है तो आप यहाँ पे हाइड्रोलिक वॉशिंग करा सकते हैं. हाइड्रोलिक वॉशिंग कब करा सकते हैं? इफ देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटीज. डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ densities of ore and impurities. ठीक है, और भारी है, और भारी है, इम्प्योरिटी हल्की है, देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटी. तब कौन सी टेक्निक यूज होगी? हाइड्रोलिक वॉशिंग. दूसरा, अगर सल्फाइड और है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू. फ्रॉथ फ्लोटेशन इफ आइदर ore or impurity is in sulfide form. ठीक है, सल्फाइड फॉर्म.
ठीक है। अगर ओर या फिर इम्प्योरिटी में से कोई भी एक चीज सल्फाइड फॉर्म में है तो आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज कर सकते हैं और ओर को इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, तीसरा डिफरेंस इन बॉइलिंग, अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है तो लिक्वेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्वेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ देयर इज अ डिफरेंस, large difference in boiling point of ore and impurity, अगर impurity और ore के बीच में large difference है boiling point में तो आप heat करना शुरू करेंगे तो जिसका boiling point पहले आएगा वो melt होगा और separate हो जाएगा, melt होके flow करके चला जाएगा और दूसरा वहीं रह जाएगा। ठीक है। सो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर एक मैग्नेटिक पार्ट है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक पार्ट है तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो इफ आइदर ओर और इम्प्योरिटी इज magnetic while the other component is non-magnetic। ठीक है। या तो इम्प्योरिटी या तो और, उनमें से कोई एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेटाइजेशन की हेल्प से आप मैग्नेटिक कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक पीछे रह जाएगा। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ओर को इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या मिल गई है, आपको ओर मिल गई है। ओर को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। देखिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल चुकी है। कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें से इम्प्योरिटीज अलग कर दी हैं, अब आपके पास सिर्फ ओर है। अब इस ओर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी। हमने क्या पढ़ा था अभी कि या तो ये हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर ये हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड, इस ओर का नाम है सिनबार, इस ओर का नाम है सिनबार। तो सिनबार को अब आप देखिए यहाँ सल्फाइड है तो इसको अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपने इसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट कर लिया और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। यहाँ पे आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किया है। ठीक है, रोस्टिंग के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करेंगे और आपको मिल जाएगा मेटल, और मेटल मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस। क्या मिल जाएगा आपको, मेटल मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। फर्दर इसका रिफाइनिंग प्रोसेस कराया जा सकता है। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका नाम याद रखिएगा, सिनबार, सिनबार। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, क्यूपरस सल्फाइड। ठीक है, कॉपर ग्लैंस, क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लैंस। ये ओर हमको मिलती है किसकी, मर्क्यूरी की ओर मिलती है, कॉपर की ओर मिलती है, कॉपर ग्लैंस। अब इसकी भी फर्दर आप रोस्टिंग कराते हैं और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग। रोस्टिंग क्या होती है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ, एक्सेस ऑफ हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होती है रोस्टिंग। आप इसकी रोस्टिंग कराएंगे, रोस्टिंग कराने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Cu2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कॉपर के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है। पहले आपने वहाँ रोस्टिंग करा के आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गई और आपने फिर उसका रिडक्शन करा दिया। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपने यहाँ पे उसका रिडक्शन करा दिया बाय हीटिंग। यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट प्रोसेस फॉलो होगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये इस कॉपर सल्फाइड के साथ Cu2S के साथ Cu2O रिएक्शन करेगा और कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब देखिए जो कंटेनर है, जहां भी जो भी बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर
ये रिएक्शन करवाई जा रही है, जो भी फर्नेस है राइट उसके अंदर ये रिएक्शन कराई जा रही है, जहां पे कॉपर सल्फाइड की कॉपर ग्लांस जो ओर है वो डाली गई है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसमें पास की जा रही है। क्या होगा, अंदर ही क्या बन गया, क्यूपरस ऑक्साइड बन गया। अंदर ही बना हुआ क्यूपरस ऑक्साइड फर्दर क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। अंदर ही बना हुआ कॉपर ऑक्साइड क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और ओर को रिड्यूस कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्यूपरस सल्फाइड ने रोस्टिंग के प्रोसेस में खुद से ही अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसने उसको खुद को रिड्यूस कर दिया। बाहर से अलग से रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार में यहाँ पे पहले रोस्टिंग हुई और अंदर ही ऐसा प्रोडक्ट बना जिसने सेल्फ ओर को खुद ही रिड्यूस कर दिया। So this process is known as self reduction or auto reduction, right? So this is known as self reduction or auto reduction। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइनल कॉपर मेटल मिल गया है, कॉपर मेटल मिल गया है। इस कॉपर मेटल की बाद में रिफाइनिंग कराई जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन रिएक्शंस को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक बात है। चलिए, ओर्स का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप पहले यहाँ पे देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, इसको हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है। आप पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि यहाँ हो क्या रहा है। ये मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया। अब आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखिए। पहले ये फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि हम क्या करवाने वाले हैं, राइट। देखिए, आपको मिलेगी यहाँ पे सबसे पहले, आपको मिलेगी यहाँ सबसे पहले ओर, ठीक। कंसंट्रेट कराइए आपने ओर को। अब 3 तरीके के मेटल्स हैं। जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होंगे उनको वो आपको सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। आप उन्हें कन्वर्ट कराएंगे, सल्फाइड की रोस्टिंग करा के आप उन्हें मेटल में कन्वर्ट कराएंगे। मेटल का फिर सल्फाइड की आप रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करने के बाद आपको ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड का फिर आप रिडक्शन कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है। फिर उस मेटल की रिफाइनिंग कराई जाती है। अब आते हैं हम मीडियम रिएक्टिविटी मेटल में। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव वाली जो मेटल्स हैं, ये आपको 2 फॉर्म्स में मिलते हैं। एक आपको ये मिलते हैं किसमें, एक आपको मिलते हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड ऑक्साइड के फॉर्म में मिले तो बहुत बढ़िया। आपको हमेशा क्या करवाना है, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है। तो अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये और किस फॉर्म में मिल सकते हैं, ये हमें सल्फाइड में मिल सकते हैं या हमें ये कार्बोनेट में मिल सकते हैं। अगर ये हमको सल्फाइड में मिलते हैं तो पहले की तरह हम यहाँ रोस्टिंग करा के इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये हमें सल्फाइड में नहीं मिलते हैं तो हमें ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे। कार्बोनेट के फॉर्म में अगर हमको मिलते हैं तो हम एक प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे जिसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। आगे हम डील करेंगे इसको कि कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन करा के भी हम इसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पर भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन टू मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर आप मेटल का रिडक्शन कराएंगे। मेटल का रिडक्शन कराने के बाद आपको प्योरीफाइड आपको मेटल मिलेगा, उसका फर्दर फिर प्योरिफिकेशन कराया जा सकता है। तो रिडक्शन के अगेन अलग अलग मेथड होंगे यहाँ पे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल जो है, हाईली रिएक्टिव मेटल में आप क्या कराते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर ये हमें ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड, हेलाइड्स, ठीक है। लेकिन ये मेटल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको रिडक्शन जो है किसी नॉन मेटल से, किसी मेटल से या किसी और मेथड से रिडक्शन इसका नहीं कराया जा सकता क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाके हमको प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर जाके हमको यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं।
सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर की मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? ओर इज माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, हमने ओर की माइनिंग की बात करी थी, ठीक है। एंड यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, कॉल्ड गैंग। अब इन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव, ऑब्वियसली हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, ठीक है, फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द gang from the ore, process of removing of gang from the ore, impurities के remove करने के process को हम किस पे बेस करते हैं? physical and chemical properties पे बेस करते हैं, जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। of the gang and the different separation techniques are employed accordingly, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करी। ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हमने डिस्कस करी, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, ये क्या है? डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। ये वाली सेपरेशन टेक्निक्स आप एम्प्लॉय करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर के बाद अब आपको क्या मिल गया है? एक्सट्रैक्शन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लाइंग लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल्स? कॉपर, मर्क्यूरी, मेनली हम इनकी बात करेंगे, एनसीईआरटी ने मेनली इन्हीं की बात करी है, राइट। सो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। कैसे होते हैं वो? अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड, और हमें मिलते हैं किस फॉर्म में? या तो वो हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या हमें वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ दीस मेटल कैन बी रिड्यूस। तो हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्तव्य है कि इन मेटल्स की सल्फाइड, या तो हमें सल्फाइड में मिल रहे हैं या ऑक्साइड में मिल रहे हैं। ऑक्साइड में मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आपका काम बन चुका है, सिर्फ आपको रिडक्शन कराना है। सल्फाइड में मिल रहे हैं तो हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान होता है, किसी भी मेटल की ऑक्साइड को रिड्यूस करना इजियर होता है। सो इसलिए हम हर बार आपने देखा, हमने हर बार उसको किसी भी मेटल के किसी भी फॉर्म में हमको मिल रहा हो, हम उसे क्या कर रहे हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, एक्सेप्ट फॉर द मेटल्स लाइंग हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि उनको तो हम डायरेक्टली रिडक्शन करा रहे हैं, उनको हम इतना कन्वर्जन नहीं करा सकते क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिनेबार मर्क्यूरी की ओर है, is an ore of mercury. When it is heated in air, first it is converted into mercuric oxide. देखिए ये सिनेबार है, सिनेबार, इस ओर का नाम क्या है? सिनेबार, नाम याद रखना है आपको। हीट करते हैं आप इसे किस में चेंज कर देते हैं? ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। अब ऑक्साइड का फर्दर, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, हीटिंग एंड और इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आप हीट कर रहे हैं, इस स्टेप को हम रोस्टिंग बोलते हैं। फिर सल्फाइड ओर को आप ऑक्साइड ओर को आप हीट कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन में, मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में मेटल मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप रोस्टिंग, सेकेंड स्टेप रिडक्शन, पहला स्टेप रोस्टिंग, सेकेंड स्टेप रिडक्शन। अब आप देखिए, मैंने आपसे अभी बात करी थी कॉपर ग्लैंस की, Cu2S, इसका क्या नाम है? कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस को जब आप ऑक्सीजन में हीट करें, अगेन ये कौन सा स्टेप है, कौन सा प्रोसीजर है? ये वेरी गुड, इट इज रोस्टिंग, heating a sulfide ore in excess of oxygen to convert it into oxide। अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बन गया, कौन बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर ही पहले स्टेप में ही रोस्टिंग कराने में ही क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिस प्रोडक्ट ने उस ओर को खुद ही रिड्यूस कर दिया। सो यहाँ पे आप देखिए, ये बना हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड यही यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है इस क्यूप्रस सल्फाइड ओर को रिड्यूस करने में, ठीक है, और आपको यहाँ मेटल मिल जाता है। सो इस स्टेप को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ और ऑटो रिडक्शन। या तो हम सेल्फ रिडक्शन बोल सकते हैं या ऑटो रिडक्शन बोल सकते हैं। सो यहां से हमको मेटल कॉपर मिल चुका है, ठीक है। तो पहला स्टेप रोस्टिंग, सल्फाइड ओर के केस में पहला स्टेप रोस्टिंग, सेकंड स्टेप रिडक्शन, एंड देयर यू गेट द मेटल।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आप देखिए हमको कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। कॉपर की भी बात कर ली है यहाँ पे, बट एक्चुअली वो लो लाइंग मेटल्स के अंदर होता है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है, राइट। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। क्यों कर रहे हैं, फिर से वही जवाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वही सवाल और फिर वही जवाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड का रिडक्शन इजी होता है, ठीक है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, strongly in presence of excess of air, and this process is known as roasting। देखिए रोस्टिंग की आपको डेफिनेशन मिल गई यहाँ पे। कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स। अभी कार्बोनेट ओर जो है, कार्बोनेट ओर की बात करें, कार्बोनेट ओर को जब आप ऑक्साइड में बदलना है तो आप कैसे करेंगे, हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैल्सिनेशन। तो आप कार्बोनेट ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर हीट करेंगे, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड। तो आप इसे ऑक्साइड में बदल सकते हैं। When you heat this carbonate ore in limited supply of air, you can change it into or convert it into an oxide. The chemical reaction that takes place, अब चलिए chemical reactions discuss कर लेते हैं। आपको दो terms यहाँ पे मिले हैं, roasting and calcination, और दोनों की ही definition आपको NCERT ने दे दी है, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई में हीट करना। रोस्टिंग कब कराते हैं, जब सल्फाइड ओर होती है। कैल्सिनेशन कब करा रहे हैं, जब कार्बोनेट ओर हो रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। देखिए जैसे जिंक सल्फाइड, नाउ जिंक सल्फाइड जो है, जिंक ब्लेंड, क्या नाम है इस ओर का, जिंक जो है वो हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, या तो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिल सकता है या फिर वो हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकता है। अगर वो जिंक सल्फाइड जो है वो आपको सल्फाइड फॉर्म में मिला तो इस ओर का नाम क्या है, इसका नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड नाम याद रखना है आपको, ओर के सल्फाइड फॉर्म में आपको मिला है तो आप क्या कराएंगे, इसकी रोस्टिंग कराएंगे और इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे जिंक ऑक्साइड में। देखिए रोस्टिंग कराई है आपने यहाँ और आपने इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला काम क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अभी अपन ने वो फ्लो चार्ट देखा था, पहला काम क्या है, सल्फाइड मिले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, कार्बोनेट मिले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, फिर ऑक्साइड को देखते हैं क्या करना है, ठीक। चलो अब आते हैं हम कैल्सिनेशन। आप रोस्टिंग देख चुके हैं, पिछले स्टेप में जैसे रोस्टिंग थी वही सेम रोस्टिंग का प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो रहा है, सारे प्रिंसिपल सेम है, बस अब कैल्सिनेशन देखते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन देखिए अब आपको कार्बोनेट ओर मिली है, कार्बोनेट ओर का नाम होता है कैलामाइन। जिंक कार्बोनेट का क्या नाम है, कैलामाइन। तो कैलामाइन को आपने हीट किया और आपको मिली जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोल रहे हैं, कैल्सिनेशन। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स। अब मेटल ऑक्साइड आपको मिल चुकी है, अब मेटल का हम रिडक्शन कराएंगे, ठीक। अब हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अभी कार्बन के साथ, पहला मेथड, कार्बन के साथ आपने रिडक्शन कराया, ठीक है। इस कार्बन को हम बोलते हैं कोक। कोक आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, क्लास 8th में कोक के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करा के कोक बनाया था, ये वही कोक है और उसको हमने तब पढ़ा था कि इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। दिस इज वेयर वी आर यूजिंग, ये मेटलर्जी में उसका यूज आ रहा है कि हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करें। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट और ये यहाँ से क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और ये बनाएगा यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको यहाँ पे जिंक मेटल मिल जाएगा। फर्दर चलते हैं। अब आप कोक के अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कोक के अलावा आप पहला तो आप कोक इस्तेमाल कर सकते हैं
टू रिड्यूस, ये बिल्कुल कोक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठीक है, ये कोक यहाँ पे कार्बन है, राइट। तो आप मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। देन समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो आपने पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट से भी तो आपको मेटल मिलता है, तो उस रिएक्शन को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जिस मेटल का आपको एक्सट्रैक्शन कराना है उस मेटल से हायर रिएक्टिव मेटल को आप लेंगे और उससे आप रिड्यूस करवाएंगे इसको, इस ओर को, तो आपको मेटल मिल जाएगा। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents. इसीलिए आपने पढ़ा था metals की property में कि metals are very good reducing agents, ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ पे Fe2O3 आयरन की ओर है, इसका एल्यूमिनियम के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ Al2O3 मिल जाएगा और आपको आयरन का मेटल मिल जाएगा प्लस। अब इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैंने आपको आयरन के साथ दिखा रही हूँ ये चीज, पहले आप इसको आयरन के साथ समझ लीजिए। एल्यूमिनियम के साथ जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और इस हीट के रिलीज होने की वजह से ये जो आयरन मेटल है ये हमको लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, मोल्टन स्टेट में मिल जाता है, और ये है इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस। नाउ आयरन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, कमर्शियली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। आप जानते हैं सारे बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, ये वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी सब आयरन से बन रहा है। आपको मुझे आयरन की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब आप देखिए इतना वाइड यूसेज है आयरन का, लेकिन उस आयरन में अगर कहीं कोई क्रैक आ जाए, जैसे कि रेलवे ट्रैक में अगर कोई क्रैक आ जाए तो क्या वो पटरी उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं, हम वहां पे इस प्रोसेस के थ्रू उसकी वेल्डिंग कर देते हैं। कैसे? देखिए आप, इस प्रोसेस को हम, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं थर्माइट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मी। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। क्यों? एल्यूमिनियम से जब हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो इतनी हीट रिलीज हो रही है कि मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में मिल रहा है। आप सोचिए नॉर्मली हमें आयरन को मेल्ट कराने के लिए, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा था 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री तक हीट करना के लिए आपको कितनी फ्यूल देना पड़ेगा और किस तरीके के आपको ब्लास्ट फर्नेसेस बनाने पड़ेंगे, किस मटेरियल के बनाने पड़ेंगे, कितना एक्सपेंडिचर लगेगा अगर इतना सारा आयरन जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पे आयरन आपको मेल्ट करना है, और उसके अलावा ऐसे आपको एपरेटसेस चाहिए जो कि इतना हाई टेम्परेचर विदस्टैंड कर सके, राइट। तो वो अल्टीमेटली बहुत एक्सपेंडिचर है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे क्या किया जा सकता है? एल्यूमिनोथर्मी से। अब यहाँ पे हो तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रही है, लेकिन इस रिएक्शन की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कि आयरन जो है, जो भी मेटल प्रोड्यूस होगा वो हमें मोल्टन फॉर्म में मिल जाएगा, और इसका एक छोटा सा मिक्सचर ले जाके आप वहां पे वेल्डिंग करा सकते हैं। कैसे? जैसे कोई रेलवे ट्रैक है, ये एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे हो गया, अब पटरी उखाड़ी तो नहीं जा सकती, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस मिक्सचर को डाला जाए, इस मिक्सचर को डालने पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मिक्सचर एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इस मिक्सचर को हमने जब यहाँ डाला, यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद मेटल, आयरन मेटल जो है वो मोल्टन फॉर्म में मिला, यस। ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बताओ, ये यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी तरह कोई बहुत बड़ी मशीनरी हो, बहुत ह्यूज मशीनरी हो, अब उसको उखाड़ के तो नहीं लाया जा सकता, ठीक है, उसके अंदर कोई क्रैक आ गया, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम आई, तो उसको उखाड़ के तो नहीं लाया जा सकता, तो उसके अंदर आए हुए, डेवलप हुए क्रैक्स को इस वेल्डिंग के मेथड से, इस एल्यूमिनोथर्मी के प्रोसेस को यूज करके वहां पे उसकी वेल्डिंग की जा सकती है। दिस इज द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि सारी इंपॉर्टेंस किस बात की है? सारी इंपॉर्टेंस एल्यूमिनियम से डिस्प्लेसमेंट कराने पे इस हीट के प्रोड्यूस होने की है। इस हीट की वजह से मेटल जो मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, राइट। चलिए
आगे बढ़ते हैं और दूसरी रिएक्शन देखते हैं। देखिए मैंगनीज के साथ ये रिएक्शन मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ। मैंगनीज के साथ भी जब ये कराया जा रहा है एल्यूमिनियम से डिस्प्लेसमेंट, तो मैंगनीज मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में मिल रहा है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in molten state. Now this is the key word. This is the key word why we are using this method. In fact, the reaction of iron or ferric oxide with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as थर्माइट रिएक्शन। इस मिक्सचर को हम थर्माइट बोलते हैं, थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। इस टेक्निक को हम एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स रिलेटेड है, सब एक ही बात को डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ से हमको मेटल जो है वो मिल जाता है और दूसरा वो मेटल हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। हाईलाइट करने वाली बात ये है, और यहाँ पे इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो इस बात का हम ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द मेटल्स लाइंग, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। So metals high up in the reactivity series are very reactive, so they cannot be obtained from the compounds by heating with carbon. तो कार्बन के साथ उनकी हीटिंग कराने पे यानी कि रिडक्शन कराने पे हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर द ऑक्साइड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। कार्बन एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी ये मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि कार्बन इनको रिड्यूस, इनकी ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज बिकॉज these metals have more affinity for oxygen than carbon. देखिए ऑक्सीजन भी बहुत रिएक्टिव, कार्बन भी रिएक्टिव, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है ना, मेटल भी बहुत रिएक्टिव। तो इन मेटल्स की अफिनिटी या लाइकिंग जो है वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है दैन फॉर कार्बन। ओके, ऑक्सीजन इज क्वाइट अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में। सो कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब देखिए क्या मेथड अपनाएं, बिजली का झटका लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बिजली का झटका लगा के अब इसको इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। सो करते क्या है बेसिकली, ओर को जो है मेल्ट करते हैं, ओर को मेल्ट करके देखिए कैसे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाती हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाती हैं, इनको एक पावर सोर्स से कनेक्ट करके अब एक तरफ एनोड बन गई, दूसरी तरफ कैथोड बन गई। ठीक है, कैथोड बन गई, क्यों नहीं लिख पा रही मैं, ठीक है। दूसरी साइड आपके यहाँ पे कैथोड बन गई, और कैथोड कैसी होती है, नेगेटिवली एनोड कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे आपको मोल्टन क्लोराइड क्या लेनी है, मेटल की मोल्टन क्लोराइड, यानी कि मेटल को पहले आप मेल्ट करेंगे, उसे पिघलाएंगे, फिर उसका क्लोराइड लेंगे। जैसे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम किसी की बात कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपको सोडियम क्लोराइड का लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मोल्टन ओर डाल दी जाती है। अब देखिए कैथोड मेल्ट करने पे ये क्या होगा यहाँ पे, राइट। तो Na किधर माइग्रेट करेगा, सोडियम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, किधर माइग्रेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। क्लोराइड आयन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, किधर माइग्रेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एट कैथोड सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे हमको कैथोड पे सोडियम मेटल जो है यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और एनोड पे क्लोरीन गैस जो है, एनोड पे, कैथोड पे यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, और एनोड पे क्लोराइड आयन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाता है,
और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्लोरीन गैस एनोड पे लिबरेट हो जाती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑल्सो obtained by electrolytic reduction of aluminium oxide। so इसी सेम मेथड से आप कौन से मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड इधर एल्यूमिनियम, इनको आप इसी मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर। इनकी मोल्टन क्लोराइड्स या जो भी और आपको मिल रही है, जैसे एल्यूमिना Al2O3 मिलता है एल्यूमिनियम के केस में, तो आप उसको यहाँ पे मेल्ट करके फिर उसको आप रिडक्शन कराते हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अब आपको मिल चुका है क्या, मेटल मिल चुका है, ठीक है। आपने मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज और लो लाइंग मेटल से आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया। मेटल को अब प्योरीफाई करना भी जरूरी है, वो भी मेटलर्जी के अंदर ही आता है। सो इस मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन को हम रिफाइनिंग बोलते हैं, राइट। चलिए, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, ये सब मिडिल से लेके लो लाइंग मेटल्स तक आ गए। metals are refined electrolytically. In this process impure metal is made the, चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए डायग्राम देखिए, impure metal, आप देखिए एनोड है, एनोड पे आपको impure metal का थिक ब्लॉक, आपने जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उस मेटल को आपने एनोड पे लगा दिया। फिर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को आपने कैथोड पे लगा दिया। और इसी सेम मेटल का आपने, जैसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर ले लीजिए, यहाँ पे कॉपर ले लीजिए, और इसी सेम मेटल का आपने मेटल सॉल्ट लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर मेटल को ही आप प्योरीफाई करा रहे हैं, तो कॉपर का ही आपने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया आपने, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। प्योर मेटल कॉपर की, इम्प्योर मेटल कॉपर की आपने एनोड बनाई, प्योर मेटल कॉपर की ही आपने कैथोड बनाई, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने उसी मेटल कॉपर का कॉपर सल्फेट सॉल्ट ले लिया, उसका एक्वस सोल्यूशन ले लिया, पानी में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही यहाँ पे आप बैटरीज लगा के सेटअप करेंगे तो आप क्या देखते हैं, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके पास है कॉपर आयन और सल्फेट आयन। कहाँ से आया, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ठीक है। अब जैसे ही आप ऐसा देखेंगे, कॉपर आयन, जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करेंगे, आयोनाइज तो वो है, अब आयन जो है माइग्रेट करना शुरू करेगा। कौन सा आयन, कॉपर आयन, किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कॉपर आयन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच है उसके पास जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, और कॉपर मेटल यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मीनवाइल, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मीनवाइल सोल्यूशन में से, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर उठ के चला गया किधर, कैथोड पे डिपॉजिट होने। बीच में क्या बच गया, सल्फेट बच गया सल्फेट। तो जितना कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। जितना कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ कॉपर एनोड से डिसॉल्व होके धीरे धीरे सोल्यूशन में आ रहा है। तो यहां से एनोड से सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा, और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में से कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस में क्या होगा, ये एनोड डिमिनिश होती चली जाएगी और कैथोड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। कौन सा मेटल, प्योर कॉपर मेटल। कौन सा मेटल, प्योर कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है। अब इस एनोड के अंदर दो तरीके की इंप्योरिटीज हैं, एक सॉल्युबल, दूसरी इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में पानी है, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो यहाँ पे, कौन सी इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है वो यहाँ पे एनोड के नीचे एज एनोड मड और एनोड स्लज, एनोड स्लज भी बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं, उसके फॉर्म में कहाँ, एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, राइट। सो आप यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं,
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. आपका बेसिक क्या काम था, एनोड जो आपने इम्प्योर मेटल जो एक्सट्रैक्ट किया है उसका प्योरिफिकेशन कराना. तो उसके लिए आपने इम्प्योर मेटल को कहाँ लगा दिया, एनोड पे. एनोड से वो उसमें से कॉपर डिसॉल्व हुआ कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट में. इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन जाके डिस्चार्ज हो गया कहाँ, कैथोड पे. तो हमको इस प्रोसेस में प्योर कॉपर मेटल कैथोड पे मिल जाता है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज करोजन. करोजन क्या होता है, किसी भी मेटल के अपर सरफेस का डेट्यूरेट होना, उसको हम करोजन बोलते हैं. तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स, यहाँ पे आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं. कौन से फैक्टर्स हैं जो करोजन को फैसिलिटेट करते हैं. लेट्स सी, ये एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, राइट. तो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं. टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमारे पास वाटर है, आयरन नेल्स है और एयर है. टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमारे पास बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है. ध्यान से देखिएगा, डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर है. डिस्टिल्ड वाटर किस लिए, क्योंकि उसमें कोई इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हो, दूसरे कोई सॉल्ट्स डिसॉल्व नहीं हो. बॉइल्ड क्यों किया, डिस्टिल्ड वाटर को बॉइल क्यों किया, ताकि अंदर जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी रिलीज हो जाए. तो अब सिर्फ और सिर्फ पानी है, H2O, ठीक है, जिसके अंदर ना कोई इंप्योरिटी है ना कोई ऑक्सीजन है जो डिसॉल्व हो अंदर. उसके बाद आगे यहाँ लगा दी लेयर ऑफ ऑयल. यहाँ पे पानी डालने के बाद उसके ऊपर ऑयल डाल दिया. क्यों डाल दिया, ताकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से भी कोई ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिफ्यूज ना हो सके, पानी में फर्दर कोई ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो सके. और यहाँ पर एयर है, अब ये एयर इस वाटर के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है. अब तीसरी टेस्ट ट्यूब जो ली गई है, तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया गया है, एयर है, आयरन नेल्स है, लेकिन मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है. अब देखिए पहली वाली में ए में क्या है हमारे पास, ए में आयरन है, ए में आयरन है, मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है, ठीक. बी में क्या क्या है हमारे पास, बी में, बी टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आयरन है और मॉइस्चर है, ऑक्सीजन एब्सेंट है. सी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, आयरन है, मॉइस्चर एब्सेंट है और क्या है, मॉइस्चर एब्सेंट है और ऑक्सीजन है, ठीक है. मॉइस्चर एब्सेंट है और मॉइस्चर यानी कि वाटर, वाटर एब्सेंस है और ऑक्सीजन है. तो इस एक्सपेरिमेंट, अब मॉइस्चर एब्सेंट करने के लिए यहाँ पे क्या डाला गया, एक ड्राइंग एजेंट. कौन सा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो एयर होगी, एयर में बाई चांस कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो भी चला जाए, वो भी एलिमिनेट हो जाए, उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ऑलराइट, अब आप देखिए आप किस टेस्ट ट्यूब के अंदर रस्टिंग ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्वियसली आप टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ही रस्टिंग ऑब्जर्व करते हैं. इससे आप क्या समझ में आता है हमें, कि रस्टिंग होने के लिए, आयरन नेल की रस्टिंग होने के लिए, आयरन मेटल की रस्टिंग होने के लिए आयरन भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस भी होनी चाहिए. और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं है, आइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आयरन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं हो रही है, राइट. और दूसरे वाले में सी टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन है, ऑक्सीजन है, लेकिन मॉइस्चर नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं हो रही है, राइट. तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कि तीनों चीजें, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन अलोंग विद आयरन विल कॉज रस्टिंग ऑफ आयरन. ये रस्टिंग का प्राइम कॉज रहेगा, राइट. अब अगर इसका प्रिवेंशन कराना है, प्रिवेंशन कराना है तो उल्टी बात करते हैं, इनमें से एक कुछ गायब कर दो. वही हमें कारण पता चल गए, कारण पता चल गए जिसकी वजह से रस्टिंग हो रही है, तो उनमें से कोई भी एक चीज गायब कर दो, उसकी प्रेजेंस, उसका एक्सपोजर खत्म करवा दो, और उसका एक्सपोजर खत्म करवाओगे तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी. तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर, आप क्या करते हो, घर में कूलर पेंट करते हो, कूलर पेंट कराते हैं लोग, बाइसिकल डोर्स पे, विंडोज पे जो ग्रिल्स होती हैं उनको पेंट कराते हैं. क्यों कराते हैं, ताकि उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाए और उनका मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों से ही कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए. सिंपल रीजन, राइट. ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है. आगे देखते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स के अंदर भी रस्टिंग होती है. सिल्वर के अंदर आपने देखा होगा, सिल्वर के, चांदी के बर्तन या चांदी के सिक्के, उनके ऊपर एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. किसकी वजह से हो जाती है, राइट, व्हेन एक्सपोज टू एयर. अब एयर में ऐसा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है, राइट. और ये क्या बनाती है, Ag2S, ये ब्लैक कलर की कोटिंग
ये है वो ब्लैक कलर की कोटिंग बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड, राइट। देन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने कॉपर के बर्तन, भगवान की पूजा के बर्तन देखे होंगे, कॉपर के कड़े देखे होंगे, कॉपर के यूटेंसिल्स देखे होंगे, उनके ऊपर बारिश के मौसम में ग्रीनिश लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रीनिश कोट। व्हिच व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज मैलेशाइट ग्रीन, राइट। इट इज नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट या मैलेशाइट। क्या होता है? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ये डेवलप हो जाता है जिसका कलर होता है ग्रीन। किसकी वजह से? मॉइस्चर, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बना देता है। इसी को हम बोलते हैं मैलेशाइट ग्रीन या फिर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि अगेन क्या करता है? करोजन कॉज कर रहा है। सिमिलरली आयरन को हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। सो एक फ्लेकी रस्टी सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो हमें करोजन तो अच्छे से समझ में आ चुका है और हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी किया है करोजन रस्ट के फॉर्म में, रस्टिंग के फॉर्म में। सब ने देखा होगा, आपके कोई पुराना दरवाजा, पुरानी साइकिल या कोई कूलर, राइट। कूलर्स में जनरली क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का एक्सपोजर रहता है, तो आप देखेंगे ऐसे आप टच भी करते तो वो गिर जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। करोजन कॉज करता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है प्रॉपर्टी को, चीज़ों को, राइट। तो अब प्रिवेंशन मेथड्स पे बात करते हैं। करोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द मेटल सरफेस। देखिए ये तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं, पेंट, ग्रीसिंग, वार्निशिंग करते आते हैं, राइट। आगे बात करते हैं और क्या मेथड्स। आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का आप एक प्लेट चढ़ा दो तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स और उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में गोल 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 घूमते ही रहेंगे। ऑक्सीजन के पास जाने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, राइट। एंड जनरली यहाँ पे कौन यूज होता है? जिंक इज कॉमनली यूज फॉर कवरिंग। तो जिंक से जब हम कोटिंग चढ़ा देंगे तो ये कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। आपको बस ये नाम याद रखना है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन मेटल विद जिंक। जिंक से जब हम कोटिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की वजह से आयरन मेटल जो है वो अंदर पैक हो जाता है और प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। टिन से करा दोगे यही कोटिंग तो इसको हम टिनिंग बोलते हैं, ठीक है। देन अलॉय बना देते हैं। अलॉय बनाना, अलॉय क्या करता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स, और मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं। हम क्यों कराते हैं अलॉइंग? अलॉय कराने से आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप मनचाही प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकते हैं एक मिक्सचर बनाने से, ठीक है। आप कंपाउंड नहीं बना रहे, इट इज अ मिक्सचर। Some metals when alloyed with other metals become more resistant to corrosion. When iron is alloyed with chromium and nickel, it forms stainless steel. अभी stainless steel क्या है? आयरन, क्रोमियम, देखिए स्टील क्या है? कार्बन एंड आयरन। कार्बन की वजह से आयरन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपने क्रोमियम मिला दिया तो वो करोजन रेजिस्टेंट हो गया। अब उसके अंदर आपने निकल मिला दिया तो वो वाइट बढ़िया शाइनी लुक देता है, जिसकी वजह से अब लोग उसे इंटीरियर्स के लिए भी यूज करते हैं, रेलिंग्स लगा देते हैं, वाइट शाइनी लुक, राइट। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे करोजन रेजिस्टेंस भी हो जाता है क्रोमियम की वजह से और वाइट लुक आ जाता है उसका निकल की वजह से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिक्रीज रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती है, तो उस पर बहुत काम किया गया है। सो यहाँ देखिए सर्टेन एंटी रेस्ट सॉल्यूशंस आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन फॉस्फेट्स आर यूज्ड एज एंटी रेस्ट सॉल्यूशन। चलिए ये तो थोड़ा सा अनकॉमन हो जाता है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड है आपको सबसे ज्यादा ध्यान अब किस पे देना है? अलॉय पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 और मोर, 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। अलॉइंग के लिए आयरन बहुत वाइडली यूज्ड मेटल है। वैसे भी मतलब आयरन जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड मेटल है अब इसके प्रिवेंशन के लिए, बट इट नेवर यूज्ड टू इज यूज्ड इन द प्योर फॉर्म। दिस इज बिकॉज आयरन इज वेरी सॉफ्ट। क्या आप जानते हैं प्योर आयरन काफी सॉफ्ट है, तो इसको एंड स्ट्रेचेस इजीली। आप आयरन को उसकी स्ट्रेंथ के लिए जानते हैं, मगर वो स्ट्रेंथ मालूम है किसकी वजह से आ रही है? इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स्ड होता है, लगभग इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स होता है, जिसकी वजह से आयरन इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ,
राइट। और जब इसको हम आयरन को कॉपर कार्बन के साथ अलॉय कर देते हैं तब हम इसे स्टील बोलते हैं। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। नाउ द न्यू फॉर्म इज कॉल्ड स्टील। चलिए दूसरे अलॉयज देखते हैं। देखिए ड्यूरैल्यूमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इनका अलॉय कहलाता है ड्यूरैल्यूमिन एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। एल्यूमिनियम एक लाइट वेट मेटल है, ठीक है। मैंगनीज एक स्ट्रैटेजिक मेटल हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ देता है, राइट। स्पेसक्राफ्ट, शिप, प्रेशर कुकर्स बनाने में काम आता है। प्रॉपर्टीज क्या है? इन स्ट्रेंथ इट इज एज गुड एज स्टील बट इट इज वेरी लाइट। आयरन, स्टील बहुत भारी होता है, एरोप्लेन बनाना है तो कुछ हल्का चाहिए, शिप बनाना है तो भी हल्का चाहिए, लेकिन करोजन रेजिस्टेंट चाहिए। पानी में शिप जाएगा तो पानी में जब शिप जाएगा तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर करोजन बढ़ाता है, तो अभी कुछ ऐसा चाहिए जो कि करोजन रेजिस्टेंट हो, राइट। सो इट इज करोजन रेजिस्टेंट, हार्ड, लाइट इन वेट एंड हाईली डक्टाइल। आप जैसा चाहें उसे वैसा शेप दे सकते हैं। चलिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय है, यूज फॉर मेकिंग लाइट इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैलेंस बीम्स, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। आप इनको, ये आपको याद होने चाहिए किस में कौन सा मेटल, इसको धीरे धीरे करके याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हार्ड एंड टफ होता है। आगे चलते हैं, कुछ और अलॉयज देखते हैं। ब्रास, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ब्रास एंड ब्रोंज। जिस ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक है। ब्रास डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग मेनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बैरोमीटर एक्सेट्रा। ब्रोंज क्या है? कॉपर एंड टिन है का मिक्सचर है और स्टैचूज, कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स बनाने के काम आता है, राइट। देन नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील, अभी हमने डिस्कस किया। आयरन, कॉपर एंड निकल, प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, हार्ड होता है, टेनिशियस होता है। कॉपर टेनिशियस मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, करोजन रेजिस्टेंट होता है, और कटलरी, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंटल पीसेस, आपने खुद ने ही स्टेनलेस स्टील का बहुत यूज़ देखा है, ठीक है। आपके आसपास देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कितनी चीज़ें हैं स्टेनलेस स्टील की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्डर, सोल्डर अनदर इंपॉर्टेंट वन। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इट इज low, it has a low melting point, 50% tin and 50% lead, 50% lead and 50% tin यूज किया जाता है सोल्डरिंग के पर्पस, वायर्स को ज्वाइन करने के लिए, सोल्डरिंग के पर्पस के लिए काम आता है। सो इट हैज गॉट अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है एंड इंपॉर्टेंट अलॉय। अब अनदर इंपॉर्टेंट वन इज अमेलगम। अमेलगम क्या होता है? अमेलगम एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी है, एक सल्यूट जो है वो मरकरी है, ठीक है। अनसेड, अमेलगम लिखा है मतलब मर्क्यूरी का लॉ है। अनसेड, इट गोज अनसेड, आपको कोई मेंशन नहीं करेगा, आपको ये अमेलगम सुनते ही पता होना चाहिए। अमेलगम मतलब यहाँ पे बात हो रही है मर्क्यूरी के अलॉय की, राइट। अमेलगम्स आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ अ मेटल एंड मर्क्यूरी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम अमेलगम कंटेन्स सोडियम एंड मर्क्यूरी। बहुत सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, डेंटल फिलिंग्स में इस्तेमाल होता है, अलग अलग अलॉयज, राइट, अलग अलग अमेलगम्स देखते हैं। सोडियम अमेलगम इज प्रोड्यूस्ड टू डिक्रीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल। इट इज ऑल्सो यूज एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए मैंने कहा ना केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। टिन अमेलगम इज यूज फॉर सिल्वरिंग चीप मिरर्स। मिरर के पीछे वाइट पेंट मतलब सिल्वरिंग करते हैं, तो सिल्वरिंग जो सस्ते मिरर्स आते हैं उनमें हम अमेलगम का पेंट लगाते हैं, टिन अमेलगम का। द प्रोसेस ऑफ अमेलगमेशन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स, नेटिव ओर्स। नेटिव ओर्स में से अमेलगमेशन करा करके मेटल्स को बाहर निकाला जाता है। और क्या कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशंस के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ और अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।